हेलो वेलकम बैक एवरीवन। सो दोस्तों, आज की कहानी मेरी जुबानी जल्दी से स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम के साथ। और आज हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है आपके नीट एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर साल यार 3 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। लास्ट ईयर तो 4 क्वेश्चन भी आए थे, आप समझ ही गए होंगे, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, तो एनसीईआरटी के मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपकी सारी मेहनत मैं अपने ऊपर ले रहा हूं और आपको मस्त तरीके से इसका सोल्यूशन करके दूंगा, आपको सिखाऊंगा। अगर क्वेश्चन यहां से डायरेक्ट आते हैं तो आप हर क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो। ठीक है, तो एनसीईआरटी की जो टेंशन आप ले रहे थे कि यार सर हम क्वेश्चन कैसे करें, कहां से करें, तो वो सब मैं आपको दे रहा हूं। पीवाईक्यूज मैं आपको दे रहा हूं, एनसीईआरटी मैं आपको दे रहा हूं, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के जिस भी चैप्टर मेरे को लगता है सर्सन रीजन में आपको दे रहा हूं। राइट बॉस, ठीक है, तो ये सारी चीज आपके पास आएंगे। और जैसे मैंने आपको बोला था लास्ट में एकदम सीरीज के जब हम नीट के बिल्कुल पास पहुंच चुके होंगे तो आपको ग्राफिकल क्वेश्चन से भी रूबरू कराऊंगा। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के ग्राफिकल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में हर साल 2-3 क्वेश्चन ज्यादा भी आते रहते हैं और आप सॉल्व करके आने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बॉस, आप बहुत ध्यान से देख लो, डायग्राम मैंने पहले ही बना लिया टाइम बचाने के लिए बॉस, और बहुत मजा आने वाला है। पहला ही क्वेश्चन धुरंधर है भाई, डिक्टो आया है ना, तो सिली मिस्टेक होने के काफी चांस होते हैं अगर ढंग से आपने ग्राफ को नहीं पढ़ा और ढंग से आपने कंसेप्ट अप्लाई नहीं करा। ठीक है, चलो हैव ए लुक, जल्दी से पढ़ लेंगे क्वेश्चन को। उसने बोला वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड। देखो भाई, उसने एक वीआई कैरेक्टरिस्टिक बना रखा है सिलिकॉन डायोड के लिए। एक्स एक्सिस में मैंने वोल्टेज लिखा है, वाई एक्सिस में मैंने करंट लिखा है। और आपको पता है ये वाली साइड में वोल्टेज पॉजिटिव होता है, मतलब फॉरवर्ड बाइजिंग मानेंगे आप इसको, और इधर होता है नेगेटिव तो उसको रिवर्स बाइजिंग मानेंगे। राइट, ये तो पता ही है ना। और पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर वाली साइड में जो करंट होती है मिली एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, नीचे जो होती है माइक्रो एम्पियर में उसका मेजरमेंट करते हैं, है कि नहीं बॉस? उत्तरी, अच्छा सर, हाँ सर, बढ़िया सर, ये तो हमने समझ लिया अगर आपको। ठीक है, अब वो बोल रहे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट उत्तरी। रेजिस्टेंस निकालना है डायोड का, ठीक है, कब? एट 15 मिली एम्पियर, जब आईडी यानी डायोड करंट जब 15 मिली एम्पियर हो तब। ठीक है, एंड एट जब आपका डायोड का पोटेंशियल -10 वोल्ट हो। मतलब इसके दो आंसर आएंगे, एक तब हमने रेजिस्टेंस निकालना है डायोड का जब इतनी करंट होगी 15 मिली एम्पियर डायोड करंट होगी। दूसरा आंसर आएगा जब वोल्टेज के रिस्पेक्ट में निकालेंगे -10 वोल्ट पर। आपके एग्जाम में कोई एक ही पार्ट पूछेगा, ऑब्वियसली हम दोनों यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो औसम तरीके से आपको पता भी तो चल जाएगा कैसे करना है, और दोनों तरीके आपको आ भी जाएंगे। चलो भाई जल्दी से टाइम ना गवाते हुए जल्दी से देखते हैं आज की कहानी। तो यार रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, चूंकि ये तो डायोड का केस है, और भाई रेजिस्टेंस ये वाला डायोड तो ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं करता भाई, लेकिन हम यहाँ पे मान लेंगे कि अगर ये वीआई ग्राफ है और ये जो कर्व यहाँ पे दे रखा है, ये वाला देखो, ये कर्व आपको पता है, ये वाला कर्व, राइट, ये ओरिजिन से पास हो रहा है एज ए स्ट्रेट लाइन। ये मानते हुए हम ओम्स लॉ यूज करेंगे। रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको पता है V/I होता है। ठीक है, चूंकि यहां वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई डेल्टा V ओवर डेल्टा I आपने लेना है। बस इतना ख्याल रखें आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। तो डायोड का जो रेजिस्टेंस होगा वो तब निकालना है जब करंट 15 मिली एम्पियर है। तो कैसे सॉल्व करें, है कि नहीं? चलो, चेंज इन वोल्टेज तो V2 माइनस V1 ओवर चेंज इन करंट I2 माइनस I1। एंड गाइज आपने बस सर यहाँ पे एक चीज का फोकस करना है कि सर V1 वोल्टेज क्या लेंगे, V2 क्या लेंगे, I1 क्या लेंगे, I2, जबकि ग्राफ में सब कुछ गिवन है। देखो पहली करंट ये रही, इसको मान लो I1, फिर इसको मान लो कुछ I2, फिर इसको कुछ मान लो I3, कुछ ऐसे मैंने मान लिया, समझना बात को। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा I1 I2 आप किसके रिस्पेक्ट में ले ले। चूंकि उसने बोला 15 मिली एम्पियर जब डायोड में करंट हो उस समय बताओ भाई कितना रेजिस्टेंस होगा। राइट, अब देखो अगर आप ध्यान से स्टडी करो ना इस ग्राफ को फॉरवर्ड वाइजिंग में, इधर ये वाला देखो, ये वाला, तो 15 तो यहाँ पे बैठ रहा है, ठीक है, 15 तो यहाँ पे बैठ रहा है। अगर 15 यहाँ पे बैठ रहा है तो देखो अब उसका जो वोल्टेज है, देखो ये लाइन ऐसे दे रखी है आपको, ये दे रखा है 0.8 वोल्ट, और 15 पे कोई वोल्टेज नहीं दिया है, यहाँ पे 0.5 दिया है, और इसको 10 वाले को इस तरीके से मैच यहाँ पे उसने एक तरीके से ज्वाइन करा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसने माना है कि करंट आपकी 10 से 15 गई, 15 से 20 गई, तो इनिशियल करंट हम यहाँ 10 को मानेंगे, और जो फाइनल करंट है वो 15 को ना मान के इसको मानेंगे, क्योंकि फाइनल वोल्टेज 0.8 इस पे दे रखा है, इसको मानेंगे, और ये आपका I2 का काम करेगी एक्चुअली में। ये आप ध्यान रखें I2। और ऐसा क्यों सर 0.8 पे क्यों जा रहा हो, क्योंकि ये सिलिकॉन के लिए बनाया गया और सिलिकॉन का कट ऑफ वोल्टेज ही 0.7 होता है, तो 0.7 से ऊपर ही काम करेगा ना, 0.7 उसका मिनिमम वोल्टेज है रिक्वायर्ड, अदरवाइज ये काम ही नहीं करेगा, है कि नहीं? तो यार आपने देखा 0.8 0.7 से ज्यादा है, तो इसको मान लो फाइनल वोल्टेज, और चूंकि उसको स्टार्ट होने के लिए 0.7 चाहिए, तो भाई यहाँ पे 0.5 नहीं लेना आपने, राइट, आपने इसको V1 मानना है। V1 मतलब सिलिकॉन का जो कट ऑफ वोल्टेज होता है, आप सबको याद
याद होगा उसको V1 मानना, वो गिवन नहीं होगा, तो उसने पहले बता दिया सिलिकॉन है, तो आपको खुद समझना पड़ेगा कि भाई V1 होगा 0.7 और जो फाइनल वोल्टेज है 20 एम्पियर वो दे रखा है 0.8, बस होगी कहानी खत्म। अब V2 आ गया 0.8, V1 आ गया 0.7, I2 कितना है 20, I1 कितना है दैट इज 10 से 20 राइट, 15 पे पूछा है ना 10 से 20 राइट, और मिली एम्पियर में है तो 10⁻⁻3। चलो चांदी मेरे, चलो तो आर डी आपका आ जाएगा 0.1 ओवर 10 इंटू 10⁻⁻3 एंड दैट इज 0.1 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ -2 ठीक है, इसके ऊपर लेके जाओ तो 0.1 इंटू 10⁻², तो देखो ये 100 0.1 दैट इज 10 ओम। तो ये होगा आपका डायोड का रेजिस्टेंस एट 15 मिली एम्पियर राइट। दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट, और इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चन नीट में और जे मेन में एज इट इज आते हैं। भाई मेंस में तो आ भी चुका है, लास्ट ईयर आया था, बट समझे ना, लास्ट ईयर आता है 19 में 20 में या नहीं नो सॉरी 21 में आता है राइट, 21 में आता है राइट। तो ऐसा ही क्वेश्चन अब नीट में भी आ जाएगा, क्योंकि यार ये तो एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है यार, डिक्टो ही आ जाती है यार, टेंशन मत लो ठीक है। अब देखो सेकंड पार्ट क्या है इसका, सेकंड पार्ट देख लो आप, उसने बोला रेजिस्टेंस निकालो डायोड का, कब, एट जब वोल्टेज डायोड का हो -10 वोल्ट, ओ 3 जब भी माइनस में वोल्टेज गिवन हो, मतलब ये रिवर्स बाइजिंग में है जी, ये तो रिवर्स बाइजिंग में हो गया। देख लो अब ध्यान से, ये ग्राफ को ध्यान से देखो, ये ग्राफ ऐसे चला 0 से ऐसे 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 आ रहा है, तो जब ये ग्राफ यहाँ पे देखो कांस्टेंट हो गया इस तरीके से ठीक है, तो कितनी वैल्यू -10 पे करंट कितनी है देखो इधर 1 एम्पियर, कहां से चला 0, तो इनिशियल वोल्टेज भी 0 ठीक है, इनिशियल, और इनिशियल करंट भी 0, फिर किस करंट पे जाके ये 10 देखो, या 1 माइक्रो एम्पियर करंट लेनी है, 1 माइक्रो ठीक है। तो यहां पे जब आप आरडी निकालेंगे, आप लिखेंगे V2 - V1 ओवर I2 - I1 गाइज, तो V2 कितना है, फाइनल है -10 ठीक है, माइनस इनिशियल है 0, I2 कितना है 1 माइक्रो एम्पियर, वो भी नीचे है नेगेटिव में, तो -1 माइक्रो का मतलब -6 और इनिशियल 0, बस हो गया, बस इसका ख्याल रखो। तो ऊपर बचेगा 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10⁻6 एक 6 कैंसिल, ये बच रहा है मेरे ख्याल से, नहीं दिस इज माइनस, तो ये माइनस है मैं गलती कर रहा हूं, ये माइनस है बॉस, ये ऊपर जाएगा 10⁻7 ओम। तो देख सकते हो आप इतना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा रिवर्स बाइजिंग में राइट, रिवर्स बाइजिंग 10⁻7 ओम, और ऑब्वियसली होता भी है यार ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल दिस फर्स्ट ऑसम प्रॉब्लम। तो होप सो, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, किस तरीके से मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया, बहुत ध्यान से आपने देखना। तो ये रिवर्स बाइजिंग में आपने देखा, इस पे पूछा था, इस पे, तो इस पे करंट ये थी, इनिशियल हमने 0 मान लिया है, ऑसम तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया ठीक है भाई। तो कभी कभी ऐसे ऑसम क्वेश्चन भी आएंगे ग्राफ से रिलेटेड, जो कि अभी तक नहीं आए हैं नीट की अगर मैं बात करूं, लेकिन पूरे चांस है, क्योंकि ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, हल्के में मत लेना, मस्त तरीके से सीख लेना, मचा के आ जाओगे ठीक है। ओके भाई लोग, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, ये भी ऑसम है, ये तो आता है खैर, ये तो मतलब आता है भाई, आ भी चुका है इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी। तो यार इसमें बोला है इन ए जीनर रेगुलेटेड पावर सप्लाई अ जीनर डायोड विद VZ = 6 वोल्ट, मतलब ये जीनर डायोड का क्वेश्चन है। पहले डायग्राम बना लो, आप सबको याद होना चाहिए। देखो भाई यहां पे हम अप्लाई करते हैं एक तरीके से अनरेगुलेटेड वोल्टेज ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं एक तरीके से अनरेगुलेटेड वोल्टेज ठीक है, अनरेगुलेटेड ठीक है, और इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है RS, फिर यहाँ पे एक डायोड लगाते थे, याद करो जीनर डायोड ठीक है, इसके अक्रॉस यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस लगाते थे इस तरीके से RL, आपको याद होगा राइट। और इसका वोल्टेज VZ आपको दे रखा है 6 वोल्ट, और आगे पढ़ लेते हैं, एंड दिस इज यूज फॉर रेगुलेशन, वो तो बताइए। लोड करंट इज टू बी 4 मिली एम्पियर, मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट ऑलरेडी दे रखी है 4 मिली एम्पियर, जिसको हम लोड करंट कहते हैं, क्योंकि यहां से मेन करंट आएगी, इसमें जाएगी, फिर यहां से डिवाइड होके इसमें जाएगी IZ और इसमें जाएगी IL। तो ये जो टोटल करंट बैटरी से आ रहे हैं ये दिस प्लस दिस के इक्वल होगी, ये तो पता ही है हमें ठीक है बॉस। उसने बोला अनरेगुलेटेड इनपुट इज 10 वोल्ट, मतलब ये जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज दे रखा है ये 10 वोल्ट दे रखा है, ये भी अच्छी बात है। तो देखेंगे भाई क्या पूछ रहा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू, नो, एक लाइन आप मिस कर रहे हो, आप मिस कर रहे हो, जीनर करंट इज 5 टाइम्स द लोड करंट। इस क्वेश्चन में दे रखा है जो जीनर करंट है ना, ये जो भी जा रही है ये 5 टाइम्स है, किससे, लोड करंट से, यानी 4, ये लोड करंट दे रखी है, IL लिख देता हूं चलो, IL, तो 5 और IL दे रखा है 4, तो ये होगी 20 मिली एम्पियर। तो यार IZ भी मिल गया, और क्या चाहिए, बच्चे की जान लोगे क्या, अब तो क्वेश्चन उड़ा देंगे कुछ भी पूछेगा तो ठीक है।
देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द सीरीज रजिस्टर, यानी इस RS की वैल्यू बताओ, सीरीज रजिस्टर की वैल्यू बताओ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और आपको IZ भी पता है, आपको IL भी पता है, आप देख सकते हो ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है, ये एक लूप, तो आप क्या करो, यहां से स्टार्ट करो, KVL अप्लाई करो, ठीक है, यूजिंग KVL। वैसे तो मैंने डायरेक्ट फंडा बता रखा है इसको सॉल्व करने का, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, डायरेक्ट फंडा भी बता रखा है बॉस। तो कैसे करेंगे गुरुजी, कैसे? देखो, अगर आप डायरेक्ट फंडा याद रखना चाहते हो, देखो ये वाली बैटरी आपके पास बिल्कुल है सर, समझ रहे हो ना, ये वाली बैटरी आपके पास बिल्कुल है सर, मतलब एकदम बिल्कुल है। तो आप क्या करो, अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हो, देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं आपको, अगर RS निकालना हो जो सीरीज में रेजिस्टेंस है, तो जो अनरेगुलेटेड वोल्टेज है वो ले लो, अनरेगुलेटेड लिख दिया मैंने, अनरेगुलेटेड माइनस जो जीनर वोल्टेज है उसको सब्ट्रैक्ट करो और डिवाइड में जो उसमें करंट है मेन, ये आई जो मेन बैटरी से करंट निकल रही है ये वाली, ठीक है, इससे डिवाइड कर दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अरे भाई चांदी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यार, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट याद रखो आप फंडा, ठीक है। चलो, अनरेगुलेटेड है 10, ये है 6, ठीक है, वोल्टेज में आई कितनी आई होती है, चूंकि आई से डिवाइड हो रही है, IL प्लस IZ, तो IZ प्लस IL, तो IZ आई 20 और ये कितनी थी पहले से ही 4, दिस इज 24 मिली एम्पियर, बस पुट कर दो 24 इंटू 10⁻³ एंड दिस इज 4 ओवर 24 इंटू 10⁻³ ये आ जाएगा 6, दिस इज 6, तो ऊपर जाएगा 1000/6, इसको सॉल्व कर लेना, ये आपका RS इतना ओम आएगा, ठीक है, इतना ओम आएगा। तो आंसर दे रखा है इसका 166.67, 166.67 ओम। चलो भाई, ऑप्शन में जो भी होगा ये होगा तो ये कर लेना, ये होगा तो ये कर लेना, बाकी तो आप समझदार है, सॉल्व भी कर लेंगे, ठीक है, कोई टेंशन तो है नहीं। तो दिस इज हाउ अमेजिंगली यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट बॉस? राइट है सर, अब तो उड़ा डालेंगे हम अब तो कर डालेंगे हम, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, देख लेना भाई, जीना डायोड को क्वेश्चन आते हैं, बहुत ध्यान से देख लेना कैसे मैंने सॉल्व करा, किस तरीके से मैंने सॉल्व किया इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं जल्दी से, बिना टाइम गवाए, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 एक बहुत प्यारा सा छोटा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देखा गया कि अगर 3 क्वेश्चन आ रहे हैं ना नीट में भाई, 2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देगा, एक थियोरेटिकल दे देगा, या एक न्यूमेरिकल दे देगा, 2 थियोरेटिकल दे देगा, तो इसमें 2-3 क्वेश्चन मैं थियोरेटिकल यूज करने वाला हूं, आएंगे तो एज इट इज डिक्टो आएंगे, ध्यान से समझना, इत्थे बिठा लेना अपने दिमाग में, ठीक है। उसने बोला इन एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप है, पहली बात पहले लिख लिया करो, और सिलिकॉन से बना हुआ कभी डायोड होगा, एन टाइप है, लेकिन एन टाइप है तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी होल के कंपैरेटिवली, पहले से ही याद रखा करो, पहले से ही याद रखो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? सबसे पहला बोला है इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स है, क्योंकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है होल से, बिल्कुल सही है, यहां तक तो सही चल रहा है। एंड ट्राईवैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, नहीं, इसमें जो डोपिंग की जाती है वो ट्राईवैलेंट नहीं होती, ट्राईवैलेंट एन टाइप में नहीं होती, पेंटावैलेंट होती है, पेंटावैलेंट, याद आया बॉस, पेंटावैलेंट होती है, मतलब ये करेक्ट नहीं है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट था लेकिन इसके लास्ट वाला हाफ स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज सही हो जाना था, है ना। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, है ना, ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, माइनॉरिटी तो है ही नहीं, गलत हो गया, मैं आगे पढ़ो ही मत। फिर लास्ट में सी ऑप्शन में बोला होल्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, बिल्कुल, जो होल्स है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, बिल्कुल है। एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट, यस, मतलब वो बोल रहा है जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, राइट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, और इसमें जो डोपिंग हो रही है, ठीक है, जो डोपिंग हो रही है, यहाँ पे डोपेंट की बात कर रहा है ना, जो डोपेंट्स है वो पेंटावैलेंट है, बिल्कुल पेंटावैलेंट है, ये करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कहीं और भी तो नहीं, मल्टीपल टाइप का तो नहीं है। होल्स आर मेजॉरिटी, ये तो बिल्कुल गलत है, तो ये एक ऑप्शन करेक्ट हो गया कि यहाँ पे जो होल्स हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और पेंटावैलेंट डोपेंट्स इसमें ऐड हो रखे हैं, हाँ ये सही है। तो यार देखो, इस तरीके से बेसिक कंसेप्ट पे भी क्वेश्चन आते हैं और हर साल आते ही हैं यार, नॉर्मली ये क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। अब आप कर सकते हैं, आपका दिमाग काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑसम है, याद रखने वाला है, याद रख लियो, याद रखने वाला एज इट इज आएगा, ध्यान रखना। चले स्टार्ट करें, ओके हियर वी गो एंड दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देख लेते हैं क्या है उसमें, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। चलो भाई, कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ईच, हर उसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो 4 है,
इसमें भी और इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 ही हैं, राइट, हर उसमें। एंड दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड सेपरेटली बाय एनर्जी बैंड गैप रेस्पेक्टिवली इक्वल टू Eg। मतलब कार्बन में जो एनर्जी गैप है, Eg एनर्जी गैप कार्बन में, और सिलिकॉन में जो एनर्जी गैप है, राइट, और जर्मेनियम में जो एनर्जी गैप है, ठीक है, इस तरीके से दे दिया आपको। जर्मेनियम के लिए ये दे दिया एनर्जी गैप, राइट, दिस इज फॉर जर्मेनियम, ठीक है भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इनमें रिलेशन बताना किसके बीच में एनर्जी गैप ज्यादा होता है, किसका एनर्जी गैप ज्यादा होता है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। भाई एक चीज हमेशा याद रखना कि जो कार्बन के लिए एनर्जी गैप होता है ना, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, और उसके सबसे मिनिमम जो होता है वो जर्मेनियम में होता है। कार्बन में सबसे ज्यादा एनर्जी गैप होता है और सबसे कम होता है जर्मेनियम में। बस बन गया ऑर्डर, यही बन गया, यही ऑर्डर बन गया, ज्यादा सोचना ही नहीं है। मतलब कार्बन के लिए मैक्सिमम होता है और जर्मेनियम के लिए मिनिमम होता है, बस इतना याद रखो, इतना याद रखो, समझ गए, हो जाएगा ऑप्शन आपका। बस ये याद भी रख सकते हो ना, उड़ा दोगे, अरे उड़ा दोगे, याद रखने वाली बात है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, टेंशन नहीं लेने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी इसी तरीके का कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन ये कंसेप्चुअल है, थियोरेटिकल बेस्ड कंसेप्ट पे है, बाकी सारे न्यूमेरिकल है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ओके, धुरंधर खिलाड़ियों के खिलाड़ियों, ठीक है। अब आप बन रहे हो खिलाड़ी क्योंकि मेहनत कर रहे हो यार, आप है ना, प्रैक्टिस कर रहे हो मस्त तरीके से, मेरे साथ मिलके, अपने साथ मिलके, है कि नहीं, मस्त तरीके से प्रैक्टिस करते रहना, छोड़ना मत, गलती से भी मिशन आपका जारी रहना चाहिए जब तक आपको टारगेट नहीं मिल जाता, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 5। यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। उसने बोला इन एन अनबाइज्ड पीएन जंक्शन, तो एक अनबाइज्ड पीएन जंक्शन है, बढ़िया है सर, है ना, बाइजिंग नहीं करिए, मतलब कोई बैटरी नहीं लगाई है आपने, ठीक है, बस जस्ट लाइक अ पीएन जंक्शन, जैसे इस तरीके से दे दिया। आपको पी टाइप है, ये एन टाइप है, और कोई बैटरी इस पे हमने ऐड नहीं करी है, ठीक है, कोई बाइजिंग इसमें नहीं दी है। होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन रीजन, वो बोल रहा है कि जो होल्स हैं जो पी रीजन में होते हैं मैक्सिमम, और इधर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इधर जा रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, पी टू एन रीजन में डिफ्यूज हो रहे हैं होल्स। किस वजह से, बिकॉज ऑफ, है ना, वो पूछ रहा है कि जो होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, बिकॉज, अब हमने ऑप्शन बताना है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम। वो बोल रहा है कि पी साइड से एन साइड में डिफ्यूज हो रहे हैं भाई, ठीक है, डिफ्यूज हो रहे हैं होल्स, समझ गए, पी टू एन साइड। तो बताओ किस वजह से, व्हाट इज द कॉज। उसने बोला पहले ऑप्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन अट्रैक्ट देम, ये वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये सही है, दूसरा पढ़ लेते हैं। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं, उसकी वजह से जा रहे हैं, या कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो रखा है उसकी वजह से जा रहे हैं। ओके, नहीं, होल कंसंट्रेशन इन पी रीजन इज मोर एज कंपेयर टू एन रीजन, यस, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, चूंकि यहां पे होल की कंसंट्रेशन जो होती है वो ज्यादा होती है इलेक्ट्रॉन के कंपैरेटिवली, दैट्स व्हाई होल का डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है पी साइड टू एन साइड, एंड दिस इज द मोस्ट करेक्ट, दिस इज द मोस्ट करेक्ट। आप समझ रहे हैं बात को, किसकी वजह से है, तो इस वजह से नहीं है कि भाई वो एन वाले उसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस वहां पे अप्लाई कर रखा है, हमने भी वैसे भी अनबायस्ड इसको रखा है, राइट। सो ये है क्योंकि होल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और कंपैरेटिवली टू एन, दैट्स वन का डिफ्यूजन होता है। दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आप समझ गए होंगे कहानी को। ओके, चलो आगे बढ़े बॉस। यस, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं जल्दी से, और बहुत प्यारा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत टेक्निकली आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस पे आने के चांस बने होते हैं, एक बार आ भी चुका है तो दैट्स व्हाई आपको समझ में आना चाहिए। इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, सबसे पहले बोला इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन आपको पता है भाई, आधी वेव ही रेक्टिफाई होती थी, ठीक है, इस तरीके का आउटपुट आपको मिलता था, इस तरीके से आउटपुट मिलता था, याद करो, इस तरीके से। ये हाफ वेव है, मतलब यहाँ तो एनर्जी मिल रही है, यहाँ जीरो है ना, जबकि फुल वेव देते थे आप ऐसे, है ना, तो ये प्लस ये माइनस, तो ये जो नेगेटिव वाली होती थी वो आपको उसका आउटपुट नहीं मिलता था, तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन वाला केस होता है। व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50, मान लिया आपने इनपुट फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज और आपको आउटपुट में हाफ वेव ही रेक्टिफाई हुई, आप तो खत्म हो गई ना, तो इस केस में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट के इक्वली होती है, कोई चेंज नहीं होता, दैट इज 50 हर्ट्ज ही रहेगी। ध्यान रखना हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है इनपुट के इक्वल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। एंड व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव, अगर ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन होता तो फुल वेव में ऐसा आउटपुट मिलता है, नेगेटिव वाले का मिलेगा, इसका तो मिलेगा, इसका मिलेगा, ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन का आउटपुट है, तो इसमें जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स होती है इनपुट से, बस खत्म, ये याद रखो। तो 50 व्हाटएवर
द इनिशियल फ्रीक्वेंसी गिवन जस्ट मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 टाइम्स होती है. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम दैट इज 100 हर्ट्ज. सो आई होप सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड दिस वैल्यू. यू जस्ट रिमेंबर, राइट, यू जस्ट रिमेंबर दिस वन. सो कभी कभी इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट ही आते हैं, तो दैट्स वाई आपको डेटा याद रखना पड़ेगा. डेटा याद रखना पड़ेगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऑसम है भाई, ऑसम. बहुत ज्यादा चांस होते हैं इस टाइप क्वेश्चन आने, क्योंकि नीट में तो बहुत ज्यादा आते हैं. अरे बहुत आते हैं यार. लास्ट क्वेश्चन है, बाकी फिर तो हम यहाँ पे कुछ गेट के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं. न्यूमेरिकल लास्ट है ये जो अब डिस्कस करूंगा. ऑसम. बहुत क्वेश्चन आए हैं इस पे, इस टाइप के. ठीक है, चलो आपका फंडा भी रिवाइज हो जाएगा, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, सारे फॉर्मूला भी देख लेंगे आप. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके. ओके, सो हियर वी गो एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. न्यूमेरिकल एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल माना जाता है क्योंकि इसमें यूज होने वाले फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. तो इसका रिवीजन बहुत ऑसम तरीके से करके आना. ठीक है, ऑसम तरीके से. उसने बोला फॉर ए सीई ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर. सीई ट्रांजिस्टर मतलब कॉमन एमीटर का जब केस होता है तो उसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर को बीटा कहते हैं और उसको हम IC बाई IB लिखते हैं. इस बात का आप ख्याल रखना, पहले से लिख दिया मैंने फॉर्मूला. कॉमन एमीटर के केस में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, राइट, अगर गिवन होगा. उसने बोला द ऑडियो सिग्नल वोल्टेज अक्रॉस द कलेक्टेड रेजिस्टेंस. कलेक्टेड रेजिस्टेंस मींस कलेक्टर वाली जो साइड होती थी, याद करो, कलेक्टर वाली जो, देखो तीन होते हैं ना, एमीटर, कलेक्टर और बेस. ठीक है, वो बोल रहा है कलेक्टर वाली साइड में. ठीक है, उसने बोला कलेक्टर वाली साइड में जो वोल्टेज है, ठीक है, वो है 2 वोल्ट. ठीक है, ये कलेक्टर का वोल्टेज है और जो रेजिस्टेंस है उस साइड में वो है 2 किलो ओम. ये रेजिस्टेंस है RC. कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो दे दिया. सारा डेटा लिख लिया करो पहले. सपोज द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100, मतलब बीटा. बीटा की वैल्यू दे दी आपको 100. जो डेटा गिवन है ना लिख लो, मजा आएगा सॉल्व करने में, टेंशन मत लो आप. ठीक है, टेंशन नहीं लेने का. फाइंड द इनपुट सिग्नल ऑफ इनपुट सिग्नल वोल्टेज एंड बेस करंट. इनपुट का मतलब होता है, अगर इनपुट बोले मतलब बेस साइड में जो वोल्टेज होता है वो आपने निकालना है. और RB बेस रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या बेस रेजिस्टेंस दे रखा है 1 किलो ओम, यानी 1000 ओम, राइट. दिस इज 1 किलो ओम गाइस. और भी पूछ रहा है बेस करंट भी बताओ, यानी IB भी बताओ. आप सबको याद आओगे 3 करंट होती है, बेस करंट, एमिटर करंट और कलेक्टर करंट. समझ गए. देखो भाई अब करेंगे कैसे. देखो सबसे पहले आपको अगर बेस करंट चाहिए, अगर एक बार बेस करंट आ गई, वोल्टेज दे रखा है, तो आपको पता है इनपुट वोल्टेज निकालने के लिए V इक्वल टू IR. तो I बेस करंट लेंगे, इनपुट वोल्टेज मतलब बेस वोल्टेज, बेस करंट की बात कर रहा है क्योंकि बेस इनपुट साइड में है, और उसका R जो होगा RB. बस एक बार IB निकाल लो, यहां पुट कर देना तो V नहीं RB आ जाएगा. यहां से RB चाहिए ना हमें, तो VI बाय IB आ जाएगा. नो हमें चाहिए VI, इनपुट चाहिए. तो ये चाहिए और ये चाहिए. RB दे रखा है, IB निकालो. कैसे निकालोगे देखो भाई, बीटा कैसे लिखोगे, देखो अभी लिखा है मैंने, बीटा IC बाई IB होता है. तो IC बाई IB एंड दिस इज 100. तो IB यहां से आ जाएगा, दैट इज IC बाय 100. लो देख लो देख लो. अब क्या करेंगे सर, अब दोस्तों आपने क्या करना है, हमें IC चाहिए, कलेक्टर करंट. वो कहां से मिलेगी भाई, कलेक्टर का वोल्टेज पता है, उसका रेजिस्टेंस पता है, तो V नॉट इक्वल टू IC इंटू RC. उड़ा डालो. ये आ गई IC, यानी IC निकालनी है ना, RC दे रखा है 2 किलो 10⁻3, 2 से 2 कैंसिल, तो IC आ गया 1/10⁻3. ये आ गई IC. यहां पटको तो IB कितना आएगा सर, ये आ गई IC 10⁻3. इसको आप क्या लिख सकते हो, 10⁻3 यार, और नीचे है 100. उत्तरी क्या बात कर रहे हो, यस. तो इसको लिख सकते हो आप 10⁻5. इतनी एम्पियर आएगी IB. यहां पुट करो, देखो VI आ जाएगा, S करो S. देखो सारे फॉर्मूले भी रिवाइज हो गए. IB आया 10⁻5 और RB दे रखा है 1 किलो यानी 10⁻3. तो VI आ गया आपका 10⁻2 वोल्ट, 0.01 वोल्ट. ऐसे भी लिख सकते हो. वट एवर द ऑप्शन गिवन, यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड की हाउ वी कैन सॉल्व द टाइप ऑफ प्रॉब्लम. यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला एज वेल. एंड दिस इज इंपॉर्टेंट. कॉमन एमीटर में जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, IC बाई IB होता है. सही है. अगर ये कॉमन बेस होता है तो अल्फा से रिप्रेजेंट करते तो IC बाई IE होता है यहाँ पे. चलो इतने तो आपको खैर फॉर्मूला याद भी होंगे यार. अब आप कर सकते हैं मेरे ख्याल से. ठीक है, सही आ रहा है ना सब कुछ. हाँ चलो चेक कर लेना. अबे चेक कर लेना यार. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. बस 2 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास. ठीक है, ऑसम गेट के क्वेश्चन है, छोटे छोटे प्यारे से यार, हर साल आते ही हैं यार. हाँ NCERT में दैट्स वाई करना जरूरी है, वरना वो और भी कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन देता है. तो जस्ट प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कंसेप्ट भी पता चल जाएगा, मजा भी आ जाएगा यार. उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे. सारे फॉर्मूले, कंसेप्ट, सब कुछ बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है. ठीक है, चलो. तो ये सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बोला डायोड्स बोल रहा हूँ मैं, गेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है. उसने बोला यू आर गिवन 2 सर्किट्स एज शोन इन द फिगर व्हिच कंसिस्ट ऑफ NAND गेट्स. राइट. आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय द 2
सर्किट्स। मतलब यहाँ पे गेट्स का कॉम्बिनेशन दे रखा है और सारे के सारे नैंड गेट यूज हो रहे हैं। तो एक ये रहा, ठीक है, ए मान लो इनपुट, इसका इनपुट ए दे रखा है, इसका बी, ये फर्स्ट ले रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। और फिर यहां से जो आउटपुट आएगा वो सिमिलरली दूसरे गेट पे एज इट इज एज ए सिंगल इनपुट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी नैंड गेट है और यहाँ पे वाई निकालना है, अपने वाई का एक्सप्रेशन, क्योंकि वो बोल रहा है ना कि लॉजिक ऑपरेशन बताओ, यानी वाई की वैल्यू बताओ एज ए फॉर्मूला, राइट। तो देखो यार, ये चूंकि नैंड गेट है, आप सबको पता है, इसको तो आप हवा में उड़ा देंगे। ए बी जब यहां आएगा तो अगर ये एंड होता तो ए डॉट बी मिलेगा, चूंकि नैंड है तो ए डॉट बी का बार मिलेगा। और यहीं पे ये ए डॉट बी बार सेम इनपुट यहां जा रहा है, इधर से भी जाएगा इधर से भी, यानी ए डॉट बी बार इधर भी जाएगा, ए डॉट बी बार इधर भी जाएगा। तो जब यहां y आपको मिलेगा तो y क्या मिलेगा, देखो इधर से a डॉट बी बार आ रहा है, इधर से भी, तो सेम ही है इनपुट। मतलब अगर a डॉट ए लिखोगे तो a ही मिलेगा ना। तो मैं क्या लिखूंगा, दिस डॉट दिस, तो मैं एक ही लिख लेता हूं, a डॉट बी का बार। और चूंकि यहां पे ये नैंड गेट है तो इसका भी बार लगेगा। तो y क्या आएगा, जब इस पे डबल बार हो जाए तो बस क्या बच जाएगा, a डॉट बी, ये बार कैंसिल हो जाएगा और a डॉट बी बचेगा। तो इसका फाइनल एक्सप्रेशन है a डॉट बी। अगर इसका फाइनल एक्सप्रेशन दो नैंड गेट का यूज करके a डॉट बी आ रहा है तो ये किसका प्रोडक्ट होता है, आई मीन किसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है, दैट इज एंड गेट। तो मतलब ये कॉम्बिनेशन एक एंड गेट को बना रहा हो। अगर इसकी ट्रुथ टेबल पूछता है तो ट्रुथ टेबल भी आप बना सकते हो, इसकी ट्रुथ टेबल भी आप बना सकते हो, ए बी ए डॉट बी, ठीक है। 1 1 दोगे तो 1 आएगा, 0 1 दोगे तो ऑब्वियसली 0 आएगा, 1 0 दोगे 0 आएगा, 0 0 पे तो 0 रहेगा। एंड गेट तभी काम करता है जब दोनों इनपुट हाई होते हैं, ये भी और ये भी, तभी आउटपुट हाई होगा। कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता था बताओ इस कॉम्बिनेशन की ट्रुथ टेबल बनाओ, तो पहले बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लो, बता दिया। ये भी पूछ सकता था बताओ ये कॉम्बिनेशन किस गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एंड गेट को बता रहा है, क्योंकि उसी के फॉर्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है बूलियन, राइट। चलो आप समझदार हो, समझ गए होंगे। चलो इसका पार्ट बी देखते हैं, पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में क्या है सर, पार्ट बी में अब इसने यूज कर लिए हैं बॉस 1 2 3 3। चलो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, ऐसे यहां पे दिया इनपुट ए, फिर एक ऐसे यहाँ पे दिया इनपुट बी, हाँ ठीक है सर, और एक ऐसे बढ़िया। फिर इसको फिर से नेक्स्ट एंड नैंड गेट पे अप्लाई कर दे, यहाँ पे मिलेगा y। तो अब क्या किया उसने, अब देखो दिमाग से काम किया, यहाँ से a इनपुट सेम इनपुट दे दिया इसको, a इधर से जाएगा a, तो a ही मिलेगा ना, और बार, ठीक है, क्योंकि नैंड गेट है। तो ए देखो यहां से ए जाएगा ए, तो यहां मिलेगा ए डॉट ए का बार, तो यार ए ही मिलेगा ना आफ्टर ऑल उसका बार, क्योंकि ए डॉट ए सेम ही है तो ए ही मिल जाएगा। इधर से बी बार मिल जाएगा, आप समझ गए होंगे। अब इस वाले पे ए बार और बी बार जा रहा है, मल्टीप्लाई करेगा तो वाई आपको मिलेगा, ए बार आ गया डॉट बी बार आ गया और उसका भी बार लगाना पड़ेगा। अरे भाई याद करो अब इसको, ये क्या है, जब भी कहीं लिखा हो ए बार डॉट बी बार, इसको आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, डिमॉर्गन्स थ्योरम, याद करो डी मॉर्गन, ठीक है, डी मॉर्गन्स थ्योरम कहते हैं इसको, का रिजल्ट है ये। जब भी ए बार डॉट बी बार हो उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल बार, दैट्स वाई इसको रिप्लेस करेंगे आप, इसकी जगह ए प्लस बी का होल बार और उसका पूरा बार, और ए प्लस बी पे 2 बार है तो बाद में बचेगा ए प्लस बी। वो तेरी मतलब इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो ए प्लस बी है, तो और गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो और गेट का होता था। याद आया कुछ? अब और गेट का यार ट्रूथ टेबल नहीं बना सकते क्या? बना दोगे यार, बस यही पूछा था उसने। मचा डालेंगे, उड़ा डालेंगे, मस्त तरीके से क्वेश्चन कर डालेंगे। ये तो लाइन बन गई यार, मस्त डायलॉग बना दिया सर आपने। ठीक है, कर लोगे ना, अब मस्त तरीके से कर लेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, आप लोगों के वास्ते एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी टाइप का, और फील आ जाएगा मस्त टाइप का, राइट। ओके भाई लोग, सो बात कुछ ऐसी है कि बात ऐसी ही है कि लास्ट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम है। उसने बोला राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द सर्किट गिवन इन द फिगर कंसिस्टिंग ऑफ नॉर गेट्स ओनली। मतलब हर जो भी डायग्राम दे रखा है उसमें सारे नॉर गेट्स का यूज करा गया है, और बताओ उसका ट्रुथ टेबल बना दो, उनका जो आउटपुट आएगा उससे जो भी बनेगा। आइडेंटिफाई द लॉजिक ऑपरेशन एज वेल, कि वो और गेट है कि एंड गेट है कि नॉट गेट है, परफॉर्म बाय द टू सर्किट, मतलब जैसे अभी किया है। तो सबसे पहला ए पार्ट तो बड़ा इजी है, ये वैसे आ भी चुका है जेईई मेन में, ये आ भी चुका है जेईई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये वाई है, राइट, और यहाँ पे इनपुट दिया उसने क्या, ए, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, मतलब ठीक है। वो बोल रहा है वाई आउटपुट बताओ और उसकी ट्रूथ टेबल भी बना देंगे, पहले वाई आउटपुट तो निकाल लो। तो चूंकि ये नॉर गेट है, समझना बात को, तो यहां से भी ए गया, यहां से भी ए गया, तो यहां क्या मिलेगा वाई में,
चूंकि नॉर है, अगर और होता तो a प्लस ए आता, नॉर है तो उसका बार, तो a प्लस ए, ये तो सेम ही है, तो a आ जाएगा और इसका बार, उत्तरी y आ गया a बार, मतलब इनपुट दिया था a, उसका रिवर्स मिल गया, उसका रिवर्स, तो ये तो नॉट गेट है, दिस इज नॉट गेट, याद आया कुछ, है ना, दिस इज नॉट गेट बेसिकली। और अगर ये नॉट गेट है तो यार अगर इसको 0 दोगे तो 1 मिलेगा, अगर 1 दोगे मतलब हाई वैल्यू दोगे तो 0 मिलेगा, ये इसकी ट्रुथ टेबल बन गई है। क्या बात कर दी यार, ये है a, यहाँ मिलेगा a बार, अगर 0 दोगे तो उसको रिवर्स करके 1 कर देगा, मतलब लो इनपुट हाई आउटपुट मिलेगा, ठीक है, और हाई इनपुट लो इनपुट मिलेगा, दिस इज। तो उसने बोला पहचानो कौन सा ऑपरेशन है, तो नॉट गेट का है और उसके ट्रुथ टेबल बनाओ, तो बना दी ना, बना दी यार। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट नंबर 2 इसका क्या है। उसमें 3 गेट यूज हो रखे हैं, पहला, ठीक है, दूसरा, ओके, और यहाँ पे इनपुट दिया है ए, यहाँ पे इनपुट दिया है बॉस बी, एंड ये नॉर है, ये जो नोट लगा है ना इसको ध्यान से देखा करो, फिर यहाँ पे दे दिया इनपुट लास्ट वाला गेट, और y पूछ रहा है कि आउटपुट बताओ क्या होगा, कौन से गेट को रिप्रेजेंट करेगा ये। देखो भाई यहां से जब a जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ a बार मिलेगा, यहां से b जाएगा तो ऑब्वियसली यहाँ b बार मिलेगा, क्योंकि नॉर गेट है, a प्लस ए को a बार में कन्वर्ट कर देता है कि नहीं। अब यहां से जा रहा है a बार, यहां से जा रहा है b बार, ये नॉर है, अब इनको ऐड करेगा ये, तो y को आप लिखोगे a बार आया प्लस b बार आया, चूंकि नॉर है उसका पूरे का बार लगा देंगे। ओ तेरी, अब याद करो, जब भी कहीं लिखा हो a बार और प्लस में लिखा हो b बार, यानी a का बार और b का बार, समझ गए ना, मतलब उसका रिवर्स वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम डिमॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं a डॉट b का बार, ध्यान रखना। तो जैसे हमने a बार डॉट b बार को a प्लस बी लिखा था ना, a बार प्लस b बार इज इक्वल टू होता है a डॉट b का बार, तो इसकी जगह आप रिप्लेस कर देंगे a डॉट b का बार, और उसके ऊपर भी होल बार है, दोनों जब 2 बार लगे उसको कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा a डॉट b, तो y आ गया आपका a डॉट b, और ये तो किसका प्रोडक्ट है, नॉट गेट बोल रहा हूं यार, एंड गेट का बूलियन एक्सप्रेशन है, दिस इज योर एंड गेट, और एंड गेट की ट्रूथ टेबल तो अभी बनाई थी, बना सकते हो फिर से। तो ये थे कुछ क्वेश्चन बेहतरीन से जो एनसीईआरटी में गिवन थे, और भी बहुत सारे हैं, मैंने 2 सेलेक्ट करे हैं, आप कर सकते हैं जाके, इसी टाइप के और बहुत सारे आप समझ ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितने भी क्वेश्चन बनते थे, जिस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो कहीं ना कहीं मैंने डिस्कस कर लिए हैं आपके वास्ते। तो इतना आप ध्यान देंगे, इतनी प्रैक्टिस आप करके जाएंगे ऑसम तरीके से, कौन रोक सकता है यार आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखना गाइस, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे से डिस्कस करते रहना, क्योंकि प्रॉब्लम का डिस्कस करने से ही सॉल्यूशन मिलता है, इसमें बिल्कुल किसी तरीके का आपने सोचना नहीं है पूछने से पहले, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहना, खुश रहना और कॉन्फिडेंस बनाए रखना है दोस्तों। कोई भी दिक्कत आएगी तो मेरे से डिस्कस कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। मिलूंगा नेक्स्ट ऑसम से लेक्चर के साथ, टॉप 10 न्यूमेरिकल एज वेल एज एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के साथ, जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और सारी सीरीज को ऑसम तरीके से टाइम बचाते हुए देखते रहना, कंसेप्ट को रिवाइज करते रहना, थ्योरी रिवाइज करते रहना, मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने का भी देते रहना, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।